नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल से मैं अरुण कुमार पांडे आपका आज के इस पाठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं आर्या छंद का पाठ। आर्या छंद यह यूजीसी नेट जेआरएफ के तथा और भी कई उच्च स्तरीय परीक्षा हो, टीजीटी हुई, पीजीटी में भी, मतलब जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा में कहीं कहीं यह सिलेबस में है। तो उस दृष्टि से यह आर्या छंद महत्वपूर्ण है। यह आर्या छंद मात्रिक छंद माना जाता है क्योंकि इसमें मात्राओं के आधार पर गणना होती है। इसमें वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। मात्रा की संख्या निश्चित होती है कि पहले पाद में इतनी मात्रा, दूसरे पाद में इतनी, मतलब हर एक चारों पादों में अलग अलग मात्राओं का निश्चय होता है। तो इस आर्या छंद के लक्षण को मुख्यतया परीक्षा में पूछने योग्य जो बातें होती हैं वह लक्षण होता है, तथा कोई एक श्लोक दे देता है उसमें कौन सा छंद है ऐसा पूछता है। इसी दो तरह का पूछता है। और वार्णिक छंदों में गण व्यवस्था का भी प्रश्न आता है, पर यह वार्णिक छंद नहीं है, यह इसलिए इसमें गण व्यवस्था नहीं आएगा। ऐसा पूछ सकते हैं कि जिसके पहले पाद में 12, तीसरे पाद में 12, दूसरे में 18, चौथे में 15, वो कौन सा छंद होता है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। फिर भी सामान्य रूप से जितने जानने के लिए आवश्यक तथ्य हैं इस आर्या छंद में, उन सभी तथ्यों को मैं आप सबके सामने इस वीडियो में प्रकाशित करूंगा। तो सबसे पहले अब देखते हैं, ये एक प्रकार का मात्रिक छंद है। क्या है? ये एक प्रकार का मात्रिक छंद है, यानी इसकी गणना मात्राओं के आधार पर होती है। अगर आपने इससे पहले का छंद का पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है आप सबको स्पष्टतः कि मात्रा यानी अगर दीर्घ है या गुरु है, गुरु यानी केवल दीर्घ नहीं होता, अनुस्वार वाला भी, विसर्ग वाला भी, दीर्घ वाला भी, युक्त पर यानी संयोग जिसके पर में है वो भी, और पद का अंतिम वर्ण, ये सब विकल्प से गुरु माने जाते हैं। तो उस दृष्टि से जो गुरु है वह दो मात्रा का, और जो लघु है, एक मात्रा वाला ह्रस्व जो है वह लघु है। तो लघु और गुरु, लघु यानी दो गिनना है और गुरु, लघु यानी एक गिनना है और गुरु यानी दो गिनना है। तो इस गणना के आधार पर जो छंदों की गिनती होती है वो मात्रा की गिनती होती है, इसलिए यह मात्रिक छंद है। अब आर्या छंद इसका नाम है। आर्या, यहां देख लीजिए, सा आर्या, वह आर्या कहलाती है। कौन से छंद को आर्या छंद कहते हैं? तो उसका लक्षण बताते हैं। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। ये क्या कह रहे हैं कि जिसके प्रथम पाद में द्वादश यानी 12 मात्राएं हों। समझ लीजिएगा, आप इसको इस पाठ के आधार पर नोट्स भी बनाते चल सकते हैं कि जिस छंद के प्रथम पाद यानी पहले पाद में 12 मात्राएं हों तथा उसी तरह तीसरे में भी हो। उसी तरह मतलब 12 मात्राएं ही तीसरे पाद में भी हो पाए। तो यानी इस पहले लाइन का अर्थ क्या हमें लेना है कि यस्याः प्रथमे तृतीये अपि पादे द्वादश मात्रा, जिसके पहले और तीसरे दोनों पादों में 12-12 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे पाद में, ये पाद क्या होता है? श्लोक का चौथा भाग। श्लोक के 4, मतलब अगर 2 लाइन का भी छंद है तो भी वहां एक लाइन में 2-2 पाद होते हैं। तो दूसरे पाद में 18 मात्रा होगी और चौथे पाद में 15, पंचदश, वह छंद आर्या कहलाता है। मैंने यहाँ हिंदी में अर्थ भी लिखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट रख के इस छंद को पढ़ सकते हैं। प्रथम पाद में 12 मात्रा, दूसरे पाद में 18, देखिए, प्रथमे द्वादश, द्वितीय अष्टादश, 18 मात्रा, तथा तृतीय पाद में, तथा तृतीय भी मतलब तृतीय पाद में भी 12 और चतुर्थ पाद में 15 मात्रा वाला छंद आर्या कहा जाता है। मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में अर्थ लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसी के आधार पर नोट्स भी बना सकते हैं। अब उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ का श्लोक है, जो सूत्रधार बोलता है कि आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि सुशितानाम आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। यह जो श्लोक है, इस श्लोक का हम अर्थ समझते हैं। यह कहता है आपरितोषाद विदुषाम, विद्वानों के परितोष तक, जब तक मेरे इस प्रयोग के द्वारा विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाते,
तब तक मैं अपने प्रयोग के विज्ञान को, प्रयोग के ज्ञान को मैं सही नहीं मान सकता। ऐसा इसका तात्पर्य। बहुत अच्छी सूक्ति है, इसलिए मैंने यहाँ पर संग्रहित किया, पर हमें इसका अर्थ पढ़ने का यहाँ तात्पर्य नहीं है, हमें इसमें आर्या छंद कैसे है यह समझना है। तो आप एक एक वर्ण को गिनते जाएंगे, एक एक वर्ण में अब देखेंगे तो विस्तार से समझ में आ जाएगा। आ, एक एक पहला वर्ण क्या है? आ है, गुरु यानी दो मात्रा। यहाँ देख लीजिए मैंने उसी के ऊपर चिन्ह लगाया है, दो मात्रा। फिर प लघु है, एक मात्रा। रि लघु है, एक मात्रा। तो गुरु है यानी दो मात्रा। शा भी गुरु है, दो मात्रा। द्वि द्वि ये जो है लघु है, ह्रस्व है, एक मात्रा वाला है, इसलिए एक मात्रा। दु भी एक मात्रा और शाम ये दो मात्रा। ऐसे टोटल गिन लेंगे तो पहला पाद ये समाप्त हो जाएगा, कुल 12 मात्रा मिल जाएंगी। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 9 10 और 2 12। तो पहले पाद में 12 मात्रा मिल गई, तथा तृतीय भी, तीसरे पाद में भी 12 ही मात्रा मिलेंगी। देख लीजिए, बलवदपि शिक्षितानाम। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि पहला गुरु दूसरा लघु ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। चाहे जो हो, चाहे जो लघु हो, चाहे जो गुरु हो, आप इस तरह छंद का निर्माण कर सकते हैं। पर निश्चित यह होना चाहिए कि उसमें 12 मात्रा पहले और तीसरे में हो, दूसरे में 18, चौथे में 15। ऐसा निश्चित मात्रा निश्चित होना चाहिए। कौन सा लघु कौन सा गुरु हो ऐसा निश्चित नहीं होना चाहिए। तो अब उदाहरण दे रहे हैं, या कितने वर्ण होने चाहिए ये भी निश्चित नहीं। जैसे अब देख लीजिए, आ परितोषा विदुषाम में आपको कितने वर्ण मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण मिल रहे हैं। और कितने क्या हो जाता है? 12 मात्राएं हो जा रही हैं। पर यहां पर आप देखेंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा वर्ण मिल जाएगा। 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद शिक्षिता नाम में भी देख लीजिए 4, यानी 9 वर्ण हो गए। तो कुल 9 वर्ण में ये क्या हो जाता है? यहाँ 12 मात्रा और यहाँ 8 वर्ण ही वर्ण है। मात्रा से मतलब रखना है, वर्णों से मतलब नहीं रखना है। इस छंद में कहने का तात्पर्य केवल इतना है। तो अब क्या कह रहे हैं कि शिक्षिता नाम बलवत अपि, शिक्षित लोग जो होते हैं उनका चित्त बलवान होता है, फिर भी वो अपने आप में विश्वास नहीं करता। तो अब देख लीजिए, ये मात्रा मिलाएंगे। ब लघु है, एक मात्रा। ल भी लघु है, एक मात्रा। व भी लघु है, एक मात्रा। द भी लघु है, एक मात्रा। पी भी लघु है, एक मात्रा। और शी देख लीजिए, ये 5 लगातार एक मात्राएं वाली में गई। ब ल व द पी, 5 लघु मात्राएं मिल गई, एक एक मात्रा वाला। और ये शी गुरु माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद क और श का संयोग है। युक्त पर जो वर्ण होता है वह गुरु माना जाता है। तो मतलब समझ लीजिए कि इस शी के बाद क और श 2 व्यंजन वर्ण एक साथ आ रहे हैं, इसलिए शी भी गुरु माना जाएगा। मैंने यहाँ गुरु का चिन्ह किया है। और शी ये लघु है क्योंकि इसके बाद संयोग नहीं है। तो शी लघु हो गया, ता गुरु हो गया, ना गुरु हो गया। गिन लीजिए, कुल मिला के 12 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 2 7, 1 8 और 4 12, कुल 12 मात्रा तीसरे में हो गई। फिर उसी तरह दूसरे पाद में 18 मात्रा होनी चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। तो न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम में देख लेते हैं। न मतलब लघु, सा मतलब गुरु, धु भी लघु, मन ये गुरु माना जाएगा, ये भी गुरु माना जाएगा। क्योंकि मन क्यों गुरु माना जाएगा? क्योंकि तुरंत बाद में न और या का संयोग है, तो म भी गुरु माना जाएगा। तो मन्ये ये दोनों गुरु हो गया। प्र ये लघु है, यो गुरु है, ग लघु है। फिर वी गुरु माना जाएगा क्योंकि ज और या का संयोग है यहाँ पे। और फिर नम भी, ये ज्ञा ये तो गुरु है ही, नम भी गुरु माना जाएगा क्योंकि अंत में पाद का अंतिम वर्ण विकल्प से गुरु माना जाता। अथवा संयोग यहाँ इसके तुरंत बाद व्यंजन वर्ण है, अनुस्वार मान सकते हैं, अनुस्वार का ही परिणत रूप है। अब इसके बाद तो इसमें गिन लीजिए, कुल 18 मात्रा हो जाएंगी। 1 2 3 1 4 2 6 2 8 1 9 2 11 12 और 6 ये 18, कुल 18 मात्रा हो गई दूसरे पाद में। और चौथे में 15 होनी चाहिए, तो वो भी देख लीजिए। आत्मन्य प्रत्ययम चेता है, इसमें 15 मात्राएं आपको मिल जाएंगी। आ गुरु, मन गुरु। आधे आधे वर्णों को नहीं गिनना, जहां आधा वर्ण है वहां उसके तुरंत बाद को, उसके तुरंत आधा वर्ण अगर कहीं से आ रहा है तो उसके तुरंत पहले जो है वो गुरु मान लिया जाता है, बस। तो आधा वर्ण यहाँ ना आ रहा है तो उसके पहले वाले म को गुरु मान लिया जाएगा, बस यह नियम है। म को उस न को एक अलग वर्ण नहीं गिनना है। तो क्या हो जाएगा? आ मन ये 2 गुरु, ये भी गुरु क्योंकि प और र का संयोग है। फिर प्र भी गुरु क्योंकि तुरंत बाद में इत्ता और या का संयोग है। तो आ गुरु क्योंकि संयोग है और दीर्घ भी है। मन भी गुरु क्योंकि तुरंत बाद में संयोग है।
और य भी गुरु क्योंकि तुरंत बाद में प और र का संयोग है, प्र भी गुरु क्योंकि तुरंत बाद में त और य का संयोग है, इसलिए 4 लगातार गुरु, फिर य लघु, यम अनुस्वार वाला है इसलिए अनुस्वार वाला भी गुरु माना जाता है, चे भी गुरु, तह भी गुरु। गिन लेंगे कुल 15 मात्रा हो जाएगी। सभी 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 6 15, कुल 15 मात्रा है। तो जिसके पहले पाद में 12 मात्रा आपको मिल जाए, तीसरे पाद में भी 12 मात्रा मिले, दूसरे में 18 और चौथे में 15, वह आर्या छंद कहलाता है। अब आर्या छंद से इस तरह से प्रश्न आपको आ सकते हैं कि आर्या छंद किस प्रकार का छंद है, तो आप कहेंगे आर्या छंद एक प्रकार का मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। दूसरे तरह का प्रश्न यह हो सकता है कि आर्या के दूसरे पाद में कितनी मात्रा होती है, या तीसरे पाद में कितनी मात्रा होती है, या पहले पाद में कितनी मात्रा होती है, या ऐसा पूछ सकता है कि पहले पाद में 12, तीसरे में 12, दूसरे में 18 और चौथे में 15 हो तो वह कौन सा छंद कहलाता है। इतने सब प्रश्न हो सकते हैं। या फिर ऐसे कोई एक श्लोक लिख देगा, उस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आपको वहाँ मात्राओं को गिनना पड़ेगा। अगर देख लीजिए दोनों में वर्णों की संख्या समान समान नहीं है सभी चारों चरणों में, तो समझ लीजिए आर्या है, ऐसा संदेह कर लीजिएगा, फिर छंद का लक्षण फिट करा लेंगे तो आप देख लेंगे कि ये आर्या छंद ही है। तो आज के इस पाठ में इतना ही। हमने इस पाठ में आर्या छंद के बारे में सामान्य रूप से जाना, कितने प्रश्न संभव हो सकते हैं, वो भी प्रश्नों को भी मैंने संक्षेप में आप सबको बताया। पूरा पाठ देखने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद। आप सबको यदि किसी भी पाठ में कोई भी समस्या होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ सबको आप क्रमशः पाठ मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो के ज़्यादा हो जाने के चलते इधर उधर हो जाते हैं, तो टेलीग्राम में भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं आप सब। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद।